हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने 12th की पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। आज हम 12th केमिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है और हमारे सिलेबस में सॉल्यूशन को लेकर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला टर्म क्या है? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है और मिक्सचर के बारे में हमने ग्रेड 9th और ग्रेड 11th में पढ़ा था। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी क्वांटिटी या प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं स्टूडेंट। और डेफिनेट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और मिक्सचर किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन जो होगा वह मिक्सचर कहलाएगा। अब एक बात याद रखो, अगर हम दूध में दूध डालें या पानी में पानी डालें तो मिक्सचर होगा? नहीं। मिक्सचर के लिए कम से कम दो डिफरेंट कंपोनेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो अलग अलग चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे हम मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर के लिए कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? दो चीजें। तो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, यानी सॉल्यूशन में भी कितने कंपोनेंट होंगे? मिनिमम 2 कंपोनेंट। होप आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर होने के नाते इसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? 2। ये नहीं दूध में दूध डाल दिया तो मिक्सचर हो गया, नहीं। तो मिक्सचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो मिक्सचर दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनस, जिसको हम होमोजीनियस भी प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा होता है हेट्रोजीनस, जिसे हम हेट्रोजीनियस भी कहते हैं। होमोजीनस वो है जिसमें सोल्यूट या सॉल्वेंट या कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉल्यूशन के टर्म में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट यूज करेंगे, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में कहूं जो कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी समझेंगे क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम होमोजीनस कहेंगे। हेट्रोजीनस क्या है? कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हम हेट्रोजीनस कहेंगे। तो चलिए समझते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक बोतल हो, इस बोतल में अगर हम पानी भरे हुए हैं, देखो पानी भर लिया मैंने, वाटर है, इसके अंदर सपोज दैट हमने 10 ग्राम 10 ग्राम NaCl डाल दिया। NaCl क्या है? सॉल्ट। नमक डाल दिया भाई, क्या डाला? नमक। अच्छे से घोल दिया। उसके बाद अगर हम पीते हैं तो क्या हर एक घूंट अलग लगेगा? नहीं, हर घूंट में वही मजा आएगा, यानी जो स्वैग है हर घूंट में एक जैसा होगा। अगर अलग हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ, कहीं पर ज्यादा था कहीं पर कम था। समझ में आया? कहीं पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन था कहीं पर कम था। अगर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी अच्छे से घुल गया है, तो हर जगह एक जैसा लगेगा, जब पिएंगे हर बार वैसे ही फील होगा हमको। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहां पर किसका? सॉल्ट का। तो इसे हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। और अगर हर घूंट पीने पर अलग लगे, यानी किसी में नमक ज्यादा फील हो और किसी में कम फील हो, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? नॉन यूनिफॉर्म। और उस नॉन यूनिफॉर्म को हम कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, इनमें से कौन सा है? होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनस। किसका मिक्सचर है? तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। तो सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है स्टूडेंट? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है? सॉल्वेंट और सोल्यूट के
होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो होप आपको सॉल्यूशन वर्ड समझ में आ गया होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसीलिए हमने कहा होमोजेनस मिक्सचर है। अब बात करें, अगर हम लोग चीनी और पानी को डालें तो एक इसमें से क्या था, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, तो जिसकी क्वांटिटी स्टूडेंट ज्यादा हो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉरी, यहां पर हमने चीनी और पानी नहीं लिया था, नमक और पानी लिया था। तो बताओ किसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, पानी की, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और नमक क्या है, सॉल्यूट। और दूसरे लैंग्वेज में कहो, जो डिसॉल्व हो जाए और एक जो डिसॉल्व कर दे, तो जो डिसॉल्व हो जाए उस सब्सटेंस को कहते हैं सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व कर दे उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है, और शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है, सॉल्यूट है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम समझना चाहें तो कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है यहां पे। सॉल्वेंट के बेसिस पर बात करें, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों हम यूज करेंगे। जब हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहां पर एक KOH पढ़ेंगे, एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH। तो चलिए समझते हैं एक्वस क्या है, नॉन एक्वस क्या है, और एक टर्म आता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एक टर्म और आता है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। यह थोड़ा बेसिक है, पहले इनको हम समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक्वा, ये जो टर्म है एक्वा, एक्वा किसका नाम है, वाटर का लैटिन नेम है यार। वाटर H2O का लैटिन नेम क्या है, वो एक्वा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्यूट कुछ भी हो चलेगा, लेकिन सॉल्वेंट वाटर ही होना चाहिए, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट शुड बी एनीथिंग बट सॉल्वेंट विल बी ओनली वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और जो वाटर है यह ऐसा सॉल्वेंट है कि अर्थ के 90% चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, 10% नहीं होती है। गोल्ड वाटर में डिसॉल्व होता है नहीं, सिल्वर नहीं होता, रबर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अर्थ पर जिसकी क्वांटिटी लगभग परसेंटेज लगभग 10% है, वह वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम अलग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वह नॉन एक्वस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, नॉन एक्वस। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हम 90% चीजें अर्थ के डिसॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, याद रखना, वाटर एक सॉल्वेंट है, और कैसा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एक्वस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, वाटर को छोड़कर कोई भी सॉल्वेंट हो, उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अब यह वाटर को छोड़कर कौन सा सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर को छोड़कर बेंजीन हो सकता है C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसको हम CCl4 कहते हैं, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ये सब क्या है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कौन से सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। वाटर को छोड़कर अगर कोई अदर सॉल्वेंट हमने यूज किया है तो उसे हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, और वाटर को ही हमने सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया है तो उसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव में यूज करेंगे KOH, और इसके नीचे ऐसा लिखा रहेगा AQ, यानी एक्वस KOH। यहां पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। फिर कहेंगे अगर KOH या NaOH एक्वस है तो वह SN1 और SN2 रिएक्शन दिखाएगा, यानी हाइड्रोलिसिस होगा उसका, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम करके एक रिएक्शन पढ़ेंगे।
लेकिन यही अगर KOH हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया, देखो सॉल्वेंट चेंज कर रहा हूं, यहां अल्कोहल डाल दिया, तो KOH अगर अल्कोहलिक है तब यह हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। यहां पर भी हम दो टाइप का एलिमिनेशन पढ़ेंगे, एक सिट्ज़ेफ और एक हॉफमैन। यानी सॉल्वेंट चेंज करने पर, सोल्यूट तो KOH ही है भाई दोनों में, लेकिन सॉल्वेंट चेंज करने पर रिएक्शन चेंज हो गया। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट वाटर ही हो, वाटर को छोड़कर कोई अदर सॉल्वेंट नहीं यूज किया गया हो, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर का लैटिन नेम एक्वा है और इसीलिए हम उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें अर्थ के 90% चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। अगर वाटर सॉल्वेंट ना हो तो हम मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर जैसे चीजों को, और यह कौन से सॉल्वेंट है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, और इसके अंदर अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। देखो, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दो टर्म है, इनको हम समझते हैं और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो स्टूडेंट, चीनी और पानी को अगर हम मिक्स करते हैं तो चीनी और पानी के मिक्सचर से एक तो हमें मिलेगा शरबत जिसको हम ड्यू कहते हैं, और एक और चीज मिलता है चीनी और पानी के कॉम्बिनेशन से, सिरप, चाशनी, जो रसगुल्ले और जलेबी के साथ होता है वो भी तो चीनी और पानी का मिक्सचर है। तो ध्यान दो, अगर चीनी और पानी के हम मिक्सचर की बात करें तो जिसके अंदर चीनी कम हो पानी ज्यादा हो तो पतला होगा जैसे शरबत होता है, और जिसके अंदर स्टूडेंट क्या हो, चीनी ज्यादा हो और पानी कम हो तो वो गाढ़ा होगा जैसे चाशनी। चाशनी में चीनी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन देखो ध्यान से, जिसमें जो सॉल्वेंट हो, क्या हो? सॉल्वेंट हो वो ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, और जो सल्यूट हो, क्या हो? सल्यूट वो लेस हो, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सल्यूट जो हो वो ज्यादा हो, मैक्सिमम क्वांटिटी में हो, और जो सॉल्वेंट है वो लेस क्वांटिटी में हो, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए पहले इतने टर्म्स को हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। किसका? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो, उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? देखो यहां लिख दे रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक ही सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे अगर यहां पर हम बात करें तो एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है। NaCl जो है हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। इस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। स्टूडेंट ध्यान रखो, यहां पर अगर मैं सॉल्ट के साथ शुगर भी मिक्स कर दूं, क्या मिक्स कर दूं? शुगर। देखो सॉल्यूट कितने हो गए? 2, और सॉल्वेंट कितना है? 1। तो सॉल्यूशन में टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3। 2 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट हो उसे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो लॉज दिए गए हैं, चाहे वो राउल्स लॉ हो या हेनरीज लॉ हो, मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। यानी पूरे चैप्टर में हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। और बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कितने कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट हो स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखा सॉल्वेंट क्या है? जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में मैक्सिमम हो या जो डिसॉल्व कर दे वो सॉल्वेंट होता है, और जो डिसॉल्व हो जाए जिसकी क्वांटिटी कम हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। लेस क्वांटिटी अगर हो तो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। हमने सॉल्वेंट के बेसिस पर एक्वस, नॉन एक्वस, डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को समझा है। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन को कई सारे वेज में क्लासिफाई करेंगे, और उनको क्लासिफाई करने के लिए
कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स। स्टूडेंट, अगर हम सॉल्यूशन को सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेस पर क्लासिफाई करें तो सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं। इनको पढ़ते कैसे हैं पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट को हम समझेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो कुछ इस तरह से हमें पढ़ना है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। ऐसे ही लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। देखो 9 टाइप के हो गए। अब जरा बोलने से पहले आप रुक के और सोचिए। सॉलिड इन सॉलिड, जो पहला सॉलिड है, जो पहला टर्म हम यूज कर रहे हैं वो सॉल्यूट है, और इनके बाद जो हम यूज करेंगे वह सॉल्वेंट है। जैसे सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट जो हमारा सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या है, लिक्विड है स्टूडेंट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हो। आज तक तो हमारे माइंड में एक ही वर्ड आता था, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड। नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। आपने नाम सुना है एलॉय, कौन से ग्रेड में, 10th में। क्या नाम था चैप्टर का, मेटलर्जी। जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं और उनको कूल करते हैं, उनके मिक्सचर से जो बना है उसे हम कहते हैं एलॉय। एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेटल्स मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ दें तो जितने भी मेटल हैं कौन से स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में, और इनकी वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। याद रखो, दोनों को मेल्ट करके मिक्स करेंगे, ये नहीं आपस में ऐसे ही मिक्स करेंगे। तो उनको मेल्ट करके मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे स्टील, ब्रास, ये सब क्या है, एक एलॉय है और यह सॉल्यूशन है कौन से टाइप का, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, एलॉयस। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया। एक और वर्ड है स्टूडेंट, देखो 2 मेटल को हम मिक्स करते हैं। ये पहला मेटल है ए और एक दूसरा मेटल है बी। इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया, इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया एलॉय। अगर एक मेटल जो बी वाला पार्ट है या ए वाला पार्ट है, खासकर बी वाला समझ लो, अगर मर्क्यूरी हो जाए, मर्क्यूरी हो जाए, मर्क्यूरी नॉर्मली कौन से स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। तो एक मेटल फिक्स हो जाए, दूसरा मेटल हम कुछ भी ले, उस एलॉय को एक नया नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अमलगम। जैसे हमने एक सोडियम लिया और मर्क्यूरी मिक्स किया, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बना उसे हम कहते हैं सोडियम अमलगम। अगर जिंक लिया, जिंक अमलगम, तो एक सॉल्यूशन है, अमलगम भी एक सॉल्यूशन है और यह एक एलॉय भी होता है। ऐसा एलॉय जिसमें मर्क्यूरी एक मेटल के तौर पर यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, अमलगम। तो देखो पहला एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड का एलॉयज जो हमको समझ में आ गया कि एलॉयज क्या है। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर। देखो शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। तीसरा क्या है, सॉलिड इन गैस, तो इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, आयोडीन इन एयर। एयर में जो आयोडीन पार्टिकल्स होते हैं तो सॉलिड इन गैस है। लिक्विड इन सॉलिड, अभी जस्ट मैंने बताया, लिक्विड इन सॉलिड मर्क्यूरी और एक मेटल का जो कॉम्बिनेशन होगा, मैंने यहां लिखा है देखो अमलगम्स। लिक्विड इन लिक्विड, कंबा किसमें, सोडे में या पानी में, मिक्सचर किसका है, लिक्विड इन लिक्विड का। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल किसके अंदर, पानी के अंदर। लिक्विड इन गैस, CH-Cl3 मतलब होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। यह कौन सा मिक्सचर, यह कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड इन गैस का। आगे धीरे धीरे करके जब हम पढ़ेंगे तो यह सब बहुत आसान लगेगा। गैस इन सॉलिड, H2 इन प्लेडियम, प्लेटिनम प्लेडियम यूज करते हैं।
यह एडजॉर्प्शन के लिए यूज किया जाता है, खासकर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड तो एक कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर लॉज भी पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। गैस इन लिक्विड जितने भी कार्बोनेटेड वाटर है, चाहे वो स्वैग वाला, यूनिफॉर्म है कि नहीं है भाई, हर घूट में स्वैग है ना, तो यूनिफॉर्म है यानी होमोजीनस है। अगर आपको हर घूट में स्वैग नहीं मिला तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है, मिक्सचर है। तो वो कार्बोनेटेड वाटर जो है स्टूडेंट, वो क्या होता है, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, यह गैस इन लिक्विड। कौन सा गैस होता है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जब खोलते हो तो ऐसा आपको क्रैकिंग एक आवाज आती है, एफर्वेसेंस कहते हैं उसको। गैस इन गैस, एयर मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और अदर गैसेस का। सबसे ज्यादा क्या है एयर के अंदर, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो होप आपको यह थोड़ा सा जो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। इनके एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उस टर्म का नाम है कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए वेरियस वेज दिए गए हैं इस चैप्टर में। मैंने कहा था कि हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे वेज दिए गए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे नमक और पानी चाहिए, क्या चाहिए, नमक और पानी मिक्स करके लाओ, तो आप क्वेश्चन करोगे सर कितना नमक और कितना पानी, यानी कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, और इसी टर्म को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को लेकर जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, तो जो पहला टर्म आता है वह होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। दूसरा टर्म आता है स्टूडेंट नॉर्मेलिटी। तीसरा टर्म आता है मोलारिटी। चौथा टर्म आता है मोलालिटी। पांचवा टर्म आता है परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट। जो छठा टर्म आता है वह आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला टर्म समझते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर स्टूडेंट हम बात करें सॉल्यूशन की, तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का नाम सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट। अब एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, या यूनिट होता है बोल सकते हो, मोल। क्या नाम है, मोल। बहुत परेशान करता है यार मोल। मोल को लेकर किसने थियरी दिया था, हमने 11th ग्रेड में पढ़ा था। किसने दिया था, अवागाड्रो ने। क्या कहा था, किसी भी सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं कि कितने मोल है, अगर उसका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्ट हो सके, कितना टुकड़ा हो सके, अगर वह सब्सटेंस का, यानी उस सब्सटेंस का उतना पार्ट अगर बन सके तो वह 1 मोल होगा। कितना मोल होगा, दैट इज अवागाड्रो नंबर। वही मोल यहां पर है। मोल क्या होता है, मोल एक यूनिट है। किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। याद होगा 7th SI यूनिट जो है मोल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मोल। अब एक सॉल्यूशन है, सपोज दैट उसके अंदर सॉल्यूट के N2 मोल है और सॉल्वेंट के N1 मोल है। सॉल्यूट के कितने मोल है, N2, और सॉल्वेंट के कितने मोल है, N1। अब मुझे यह बताओ N1 प्लस N2 क्या होगा, व्हाट इज N1 प्लस N2।
N1 number of moles of solvent. What is N2? Number of moles of solute. तो number of moles of solvent plus solute is equal to क्या हो जाएगा? Number of moles of solution. यानी N1 plus N2 क्या होगा? Number of moles of solution, जिसको हम N1 plus N2 is equal to N भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया कि एक सोल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट का N1 मोल है, सॉल्यूट का N2 मोल है, और N1 प्लस N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है। इसी के बेस पर अब हम समझेंगे मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन समझने से पहले हमें यह समझना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। एक ग्रीक लेटर है जीटा, लेकिन यहां एक्स पढ़ के समझ लो, x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम x2, दरअसल ये जीटा 2 है, से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारे पास टर्म है मोल फ्रैक्शन। देखो x1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n1 अपॉन n1 प्लस n2, और x2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा n2 अपॉन n1 प्लस n2। लोअर ग्रेड में हमने पढ़ा है कहीं 2/3 हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2:3, रेशो के फॉर्म में अपॉन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो n1 और n1 प्लस n2 किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? अपॉन के फॉर्म में, यानी रेशो है। n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और n1 प्लस n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशो होगा उसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर से सुन लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, गिवन कंपोनेंट, और अपॉन में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यह भी रेशो है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, और यह गिवन कंपोनेंट क्या होगा? आइदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट। और यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से जो रेशो होगा, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। आगे न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वहां बहुत डिटेल में समझेंगे। तो फिर से बोल दे रहा हूं, नंबर ऑफ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। और ये गिवन कंपोनेंट के आगे आप ब्रैकेट में लिख लेना सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताओ, ये x क्या है? मोल फ्रैक्शन। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू
x होगा या नहीं होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हम दोनों ऐड करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बताओ x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये x2 की वैल्यू क्या है? n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब बताओ बेस कॉमन है क्या? यस, बेस हमने कॉमन लिख दिया, n1 प्लस n2 और n1 प्लस n2 ऊपर भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यस, x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 1 आई। यह न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ तो वहां इसका यूज करेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन 1 हो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। आप कहोगे बाइनरी सॉल्यूशन हमने कब पढ़ा? यस, बाइनरी सॉल्यूशन जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे शुरुआत में तब पढ़ा था हमने। ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट हो उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन 1 हो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक टर्म हमने पढ़ा, कौन सा टर्म? मोल फ्रैक्शन। तो होप आपको मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। और क्यों यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन जैसे चीजों का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। स्टूडेंट अब हम सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। आप जब लैब में जाओगे तो कुछ आपकी बोतल पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा 0.5 NaOH या 1 NaOH। तो वह जो N है उसको हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? नॉर्मल सॉल्यूशन। यानी वह सॉल्यूशन कौन से फार्मूले से प्रिपेयर किया गया है? नॉर्मलिटी के फार्मूले को यूज किया गया है। तो नॉर्मलिटी के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या आता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चैप्टर के लास्ट में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल से ग्राम इक्विवेलेंट वेट का क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर एक बात करूं N2 प्लस 3H2, अगर एक रिएक्शन लिखें N2 प्लस 3H2 तब हमको समझ में आता है 2NH3। अब देखो एक मोल नाइट्रोजन कितने 3 मोल हाइड्रोजन से जुड़ता है और 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो जब तक आप रिएक्शन लिखोगे नहीं, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे, आपको यह नहीं समझ में आएगा कि कितने मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है। तो इसी डिफिकल्टीज को आसान करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट का टर्म लाया गया कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। यानी एक इक्विवेलेंट कितना होगा? नाइट्रोजन होगा और एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होगा। इसीलिए मैंने कहा यह ट्रिकी है, इसको हम लास्ट में देखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए अब हम यह समझते हैं नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी में यह वर्ड आ जाता है कि इक्विवेलेंट क्या होता है। स्टूडेंट ये जो बोतल आपको दिख रहा है ये कितने लीटर का है? 1 लीटर का है। अब अगर मान लो इस बोतल में सोल्यूशन भरा हुआ है, वैसे पानी भरा रहेगा तो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं, उसके अंदर चीनी नमक कुछ डाल दो, सोल्यूशन भरा हुआ है। तो इस सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट हैं उसी को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। फिर से बोल रहा हूं नॉर्मेलिटी का, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने इक्विवेलेंट वेट हैं वो भी ग्राम में। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और 1 लीटर सोल्यूशन, उसी को कहते हैं हम नॉर्मेलिटी। तो क्या फॉर्मूला हुआ नॉर्मेलिटी का? सबसे पहले लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है
ये डीएम क्यूब में दिया है, डेसीमीटर क्यूब मतलब होता है लीटर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही सीएम क्यूब में, लैब में सीएम क्यूब में दिया रहेगा तो हम उसको लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अगर सीएम क्यूब में है स्टूडेंट तो उसका मतलब होता है एमएल, और उसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होप आपको टर्म नॉर्मेलिटी समझ में आ गया होगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। जो थर्ड टर्म है स्टूडेंट वह है मोलारिटी। और मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फिर से वही बात करते हैं। यह 1 लीटर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब खाली वाटर नहीं होगा, इसके अंदर नमक या चीनी कुछ भी मान लो। वाटर के अंदर सॉल्वेंट, वाटर एक सॉल्वेंट है और उसको सॉल्यूशन हम नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट। तो मान लो चीनी है या नमक है, इसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मोलारिटी, और कितने सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, मोलारिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, आगे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी वही कहानी आ जाती है। अगर इन डीएम क्यूब है यानी लीटर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लीटर में नहीं दिया है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन डीएम क्यूब की जगह सीएम क्यूब दिया हो यानी एमएल दिया हो तो हम इनटू क्या कर देंगे स्टूडेंट? 1000। नॉर्मेलिटी क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, एन से। इस सॉल्यूशन को हम नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। और मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉल्यूशन इससे प्रिपेयर किया गया होगा उस सॉल्यूशन को हम मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। मोलर, MOLAR, मोलर सॉल्यूशन। तो चलिए अब थर्ड टर्म समझते हैं, मोलालिटी। मोलालिटी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मोलालिटी को कुछ हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं, तो 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने हम नंबर ऑफ मोल्स ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं मोलारिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। अगर केजी में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो किस में हो सकता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो ग्राम में दिया रहता है मोस्टली लैब में, तो इनटू
1000 करेंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम दो जगह पर इसका यूज भी करेंगे। एक साइंटिस्ट है हमारे सिलेबस में, उनका नाम राउल्स है, और उन्होंने इसको अच्छा बखूबी तरीके से यूज किया है कई सारे जगहों पर। फिर से बता दे रहा हूं, मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करके जिस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया होगा, उस सॉल्यूशन को लैब में हम मोलल सॉल्यूशन कहते हैं, MOLAL, मोलल। और मोलारिटी वाला मोलर सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी वाला नॉर्मल सॉल्यूशन। तो होप आपको ये वर्ड नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलारिटी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, इन टर्म्स को हम यूज कहां करेंगे? लैब में कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। यानी कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं, परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास लिखा रहता है, W/W कहते हैं इसको। ये होता क्या है? देखो, सपोज दैट हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट है। 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या चीजें होंगी? सॉल्वेंट होगा और क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को कहते हैं हम परसेंटेज बाय वेट। या दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं, अगर हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट की जरूरत होती है उसे कहते हैं परसेंटेज बाय वेट। सपोज दैट सॉल्वेंट हमारे पास 60 ग्राम है, तो सॉल्यूट कितना लगेगा? 40 ग्राम। तो ये आपका हो गया परसेंटेज बाय वेट। फॉर्मूला क्या होता है? W/W का वेट ऑफ सॉल्यूट इन किसमें? ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ, परसेंटेज है ना, तो इंटू क्या आ जाएगा? 100%, इंटू 100%। जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम किससे लिखेंगे? W2 से, सॉल्वेंट को के वेट को W1 से, सॉल्यूट के वेट को W2 से, इंटू 100%। अब बताओ, W1 प्लस W2 क्या होगा? वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे ही स्टूडेंट हम पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या है? हमारा 6 पॉइंट है। जिसको हम V/V भी लिखते हैं। वैसे इनके ऊपर थियरी तो नहीं पूछता है, जो भी पूछेगा आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। जैसे हमने कहा यहां पर 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में बनाने के लिए जितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट की जरूरत पड़े उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज बाय वेट। ऐसे ही अगर हम 100 ml सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं या हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है पहले से, तो उसमें सॉल्यूट का कुछ ना कुछ क्या होगा? ग्राम और वॉल्यूम होगा। तो सॉल्यूट का जो भी वॉल्यूम प्रेजेंट है और सॉल्यूशन का जो रेशो बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वो भी किसमें? ml में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंट है, इंटू 100%। तो यह फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। स्टूडेंट, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और भी कुछ चीजें होते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे
पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। एक और टर्म होता है, जैसे नॉर्मेलिटी है वैसे एक टर्म और होता है फॉर्मेलिटी। तो इन सब चीजों के थ्रू हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।